पढ़ने तो भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पे जातिगत भेदभाव को बच्चे जो है उनका सामना करते हैं, और जिसके कारण से फिर बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं। और दूसरा था सर पॉइंट की विभिन्न सामाजिक आर्थिक अवसर, अर्थात सर जैसे उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते थे। वो कहते थे कि तुम क्या करोगे पढ़ के, अपने घर का काम कर लो, इससे अच्छा 4 रुपए घर में आएंगे तो ये जरूरी है। तो घर में काम करने की वजह से उन्हें विद्यालय नहीं भेजा जाता था। और सर कुछ घरों में अभाव भी था मार्गदर्शन का, कि माता पिता भी अशिक्षित थे, तो बच्चों को भी वो शिक्षित होने के लिए कोई प्रेरित ही नहीं करता था कि हम भी अशिक्षित है तो बच्चे भी अशिक्षित रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर फिर असुरक्षा की भावना, जैसे बच्चे जो होते वो हीन भावना को अभी, जैसे कि वो सोचते थे कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, उच्च वाले बच्चे पढ़ेंगे, उच्च जाति के बच्चे होंगे, या फिर क्या आर्थिक स्थिति से मजबूत जो बच्चे होते हैं वो होंगे। तो जो निम्न जाति के व आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चे होते थे वो अपने आप में हीन भावना को रख करके विद्यालय नहीं जा पाते थे। वो पहले ही सोच लेते थे ये सब चीजें। अस्तु, यथा अस्ति न अत्र दृश्यते शिक्षा में समस्या, अस्मिन् विषये बहूनि बिन्दून् स्वीकृत्य वयं ह्यस्तनकक्षायां पठितवन्तः। अधुना अस्ति मूल्यशिक्षा, मूल्यशिक्षा एव आसीत्, वयं तत्रैव प्रचलायमाना आसम्। अस्तु सर हिंदी में बोलिए। अच्छा ठीक है सॉरी। हाँ तो कहाँ तक आ गए थे हम? मूल्य शिक्षा, मूल्य परक शिक्षा हमने कर लिया था। मूल्य शिक्षा की आवश्यकताएं हमने कर ली थी कि ये क्यों जरूरी है ना। जी सर। अच्छा कहाँ तक पढ़ लिया था सर? सर आपने सर यहाँ तक कराया था कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता के बाद सर इसमें ये जो लास्ट लाइन थी ना कि शिक्षा का प्रादुर्भाव करना अत्यंत जरूरी समझा गया है। शिक्षा को मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की प्रक्रिया माना जाता है सर। अस्तु तर्हि यहाँ से आगे करना है मैं वस्तुतः शिक्षा को। चलो क्या होता है मूल्य शिक्षा? मूल्य शिक्षा नाम किम तत्प्रकारकम अपि द्विविधम आसीत्। 2 प्रकार के थे मूल्य शिक्षा, कौन कौन से थे सर? एक तो सर मूल्यों की शिक्षा और सर एक था मूल्य समाहित या मूल परक शिक्षा। हाँ बहुत बढ़िया। दोनों में क्या अंतर था? हरिओम। यस सर। हाँ तो क्या अंतर था दोनों में, मूल्य परक शिक्षा और मूल्य की शिक्षा में? सर मूल्य की शिक्षा में सर नैतिक आध्यात्मिक ज्ञान बताया जाता था, मतलब उसके बारे में पढ़ाया जाता था। देखिए मूल्य शिक्षा एक जो था हमने देखा ना, 2 जगह डिवाइड कर दिया मूल्य शिक्षा को। पहला क्या, पहला तो डिवाइड कर दिया कि मूल्य शिक्षा एक एज ए टॉपिक के विषय में आप कर सकते हो, ऐसे पढ़ा सकते हो। जैसे एक हम अलग से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे संस्कृत पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ऐसे आप एक अलग सब्जेक्ट लेकर मूल्य शिक्षा पढ़ सकते हो। ठीक है। दूसरा तरीका क्या था कि आप जो विषय पढ़ा रहे हो, जो सब विषय आप पढ़ा रहे हो, उसी के साथ साथ आप मूल्य शिक्षा का ज्ञान देते रहे। यही था ना? जी सर। ठीक है, चलो ठीक है, याद आ गया। आगे देखते हैं। वस्तुतः शिक्षा को मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की प्रक्रिया माना जाता है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक सभी पक्ष आते हैं। ठीक है। तो जो वस्तुतः शिक्षा है, शिक्षा क्या है? व्यक्ति का समग्र विकास करता है। ठीक है ना। और समग्र विकास की प्रक्रिया में क्या क्या आता है, उसके सभी प्रकार के जितने भी, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक और जितने भी पक्ष है, सभी पक्ष, सभी का विकास करना ही समग्र विकास कहलाएगा। सर शारीरिक शिक्षा मतलब? शारीरिक, ये शारीरिक में शारीरिक है ना, मिस प्रिंट है। फिजिकल
हाँ सर physical। शारीरिक 2 बार आया है। कहाँ? फिर ये चारित्रिक होगा, ऐसे होगा। ये चारित्रिक, चारित्रिक है वो, वहाँ पे ठीक है। आ गया की हाँ, जगह। किंतु विभिन्न कारणों से शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व के नैतिक, चारित्रिक, आत्मिक विकास नहीं हो पा रहा है। अब क्या कर रहा है कि जो आजकल की शिक्षा व्यवस्था देखने को मिल रहा है हमको, उसमें क्या हो रहा है, व्यक्ति के नैतिक और शारीरिक, आध्यात्मिक विकास, मतलब ये सभी प्रकार का विकास, मतलब जो ऊपर बात कर रहे हैं ना कि शिक्षा के द्वारा समग्र विकास होना चाहिए, तो वो विकास नहीं हो पा रहा है। क्या आजकल शिक्षा का उद्देश्य मात्र सूचना की प्राप्ति करना, परीक्षा पास करना और डिग्री हासिल करना रह गया है। ठीक है, तो आजकल क्या है, हम लोग भी शिक्षा किस लिए ग्रहण कर रहे हैं कि एक परीक्षा है, उसे पास कर जाए, उसके बाद जो कोर्स है उसे पढ़ लें, उसके बाद हमें एक डिग्री मिल जाए, यही रह गया है। अतएव व्यक्ति के व्यक्तित्व का बहुमुखी एवं समग्र विकास करने के लिए विविध मूल्यों का ज्ञान प्रदान करने हेतु मूल्य शिक्षा की महती आवश्यकता है। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, सभी तरह से विकास करने के लिए मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है। जी कृष्णमूर्ति के विचार है कि अपने को समझाने से ही भय का अंत होता है। यदि क्षण क्षण में व्यक्ति को जीवन का सामना करना है, उसकी जटिलताओं, उसके दुखों और उसकी आकस्मिक आवश्यकताओं का सामना करना है, तो उसे अपरिमित रूप से विनम्र होना होगा। वास्तविक जीवन मूल्यों की खोज में व्यक्ति की सहायता करना ही शिक्षा का कार्य है। अतः व्यक्ति को स्वयं को समझने तथा जीवन मूल्यों का ज्ञान करने हेतु तो मूल्य शिक्षा की परम आवश्यकता है। तो क्या कह रहा है कि अपने को समझने के लिए, ठीक है, अपने को समझने के लिए, और जो हमारे अंदर जो बहुत सारे क्या है, दुख है, बहुत सारी आवश्यकताओं का उद्वेग है, जटिलताएं हैं, ठीक है, उन सबको समाप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता बताई है? विनम्रता की आवश्यकता बताई है। यदि आप विनम्र होंगे तभी आप, क्योंकि सहज रूप से फिर आप काम करते हो, आप टेंशन लेके काम नहीं करते हो, हाबड़ ताबड़ में काम नहीं करते, बल्कि क्या सहज रूप से काम करते हो। और शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है वो भी यही है कि आप अपने आप को समझे और अपने जीवन में मूल्य को विकास कर पाए। ठीक है, यही कहना चाह रहा, और कुछ स्पेशल है नहीं इसमें। वर्तमान समय में अच्छे व बुरे, यथार्थ एवं आदर्श के पीछे लगातार संघर्ष चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति आदर्श एवं मूल्यों के अनुरूप ढलना चाहता है और बाधक वृत्तियों से बचना चाहता है, किंतु इसके इस इच्छा की पूर्ति आधुनिक शिक्षा व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इसके पास मूल्यों का कोई सर्व स्वीकृत सिद्धांत नहीं है। शिक्षक स्वयं मूल्यों से अनभिज्ञ है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की आकांक्षा की पूर्ति हेतु मूल्य शिक्षा आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत आवश्यक बन गया है। ठीक है, आज क्या है, समाज में कोई व्यक्ति है तो उसे क्या चल रहा है, उसके अंदर द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है। युद्ध क्या चल रहा है, क्या चीज अच्छा है, क्या चीज नहीं अच्छा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। ठीक है ना, ऐसे क्या है, उसके अंदर क्या संघर्ष चल रहा है, युद्ध चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो फिर इस प्रकार की वृत्तियों से बचने के लिए, उस युद्ध को समाप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? मूल्यों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, वो इन मूल्यों को सिद्ध नहीं कर पा रही है, बच्चों को नहीं बता पा रही है। उसका एक कारण मुख्य रूप से और भी बताया कि जो शिक्षक है, स्वयं शिक्षक भी इन मूल्यों से अनभिज्ञ है। शिक्षक को भी नहीं पता कि ये मूल्य क्या होते हैं। ठीक है, जब उसको ही नहीं पता तो वो छात्रों की आकांक्षा की पूर्ति कैसे कर पाएगा? इसलिए मूल्य शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, जी सर। आगे, संपूर्ण विश्व के सिर पर आवणिक युद्ध के बादल छाए हुए हैं। ठीक है, अगर ये बादल बरस गए तो सारी मानव जाति और संस्कृति का अंत हो जाएगा। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो परमाणु और अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर चुका है। यद्यपि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमें विकास की राह जरूर दिया है, किंतु संपूर्ण दुनिया को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। किसी दिन यदि माचिस की एक तिल्ली भी लग गई तो प्राणी जगत का अस्तित्व ही कदाचित
समाप्त हो जाएगा। अस्तु, विश्व के सभी देशों को मानवता, सहस्विता, सह अस्तित्व, सहिष्णुता, एकता और भाईचारे की भावना से संपृक्त करने हेतु मूल्य शिक्षा का अनुभव किया जा रहा है। समझ गए? इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं कि आज का जो युग है हमारा प्रौद्योगिकी का, विज्ञान का युग है। हम लोग कहाँ नहीं चले गए। हमने परमाणु हथियार भी बना लिया, और भी तरह के हथियार बना लिया, अंतरिक्ष में भी चले गए। ठीक है, अब हथियार बनाने की ऐसी होड़ लग गई है कि हर कोई ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने में पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा हथियार चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको कह रहा है कि आजकल हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसे हम बारूदी युग कह सकते हैं। मतलब हर जगह बारूद है, कहीं से भी कोई सा भी चिंगारी आए और सब तहस नहस। ठीक है, तो ऐसे जो विश्व में जो शांति बने रहे, इसलिए हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता है? सहिष्णुता की आवश्यकता है, मानवता, एकता, भाईचारे की भावना, इन सब के लिए क्या है? मूल्यों की आवश्यकता है। और ये मूल्य कहाँ से आएंगे? जब आप मूल्यों की शिक्षा दोगे, मूल्य शिक्षा के द्वारा। ठीक है जी उसके बाद आज का मानव इतिहास के बहुत ही उत्तेजनापूर्ण द्वार पर विराजमान है। भौतिक उपलब्धियों के बावजूद भी मनुष्य का मन अशांत, दुखी एवं सत्रास से आहत है। सर्वत्र विषाद ही परिलक्षित हो रहा है। संपूर्ण परिवेश संदेह, कटुता और अविश्वास से सराबोर है। नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के अवसान में मानवता की अर्थवत्ता के सम्मुख एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर दिया है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को आज की शिक्षा अछूत मान रही है, जबकि यही मूल्य उसको मानवता का ज्ञान प्रदान करने में समर्थ है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मानव का इतिहास जो हम देखते आ रहे हैं, जो पहले से हमारा जो चलता आ रहा है तो वहां पर भी हम इस तरह की स्थितियों को देखते हैं कि वहां पर भी लोगों के अंदर क्या है? अशांति है, दुखी है, वे लोग भी संत्रस्त हैं, पीड़ित हो रहे हैं। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि इनके निवारण का उपाय हम कहाँ देखते हैं? धार्मिकता के रूप में। ठीक है, और धार्मिक मूल्यों के रूप में। धार्मिक मूल्य से मतलब यहाँ पे आध्यात्मिक मूल्य हो गए, क्योंकि वही क्या होते हैं? हमको ईश्वर की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, जब हम ईश्वर की ओर जाएंगे तो जरूर जाहिर सी बात है कि सब में हम ईश्वर का वास देखेंगे। जब ईश्वर सब में होगा तो हम उसी प्रकार का व्यवहार भी करेंगे, है ना? तो वही बात कही गई है यहाँ पर। वो जो आध्यात्मिक मूल्य है उसकी शिक्षा आज क्या है? कम होती जा रही है। ठीक है, यही मूल्य आत्मबोध एवं साक्षात्कार कराने में उपयोगी है। जब तक मनुष्य अपने स्वयं का बाध नहीं करेगा तब तक उसे नैतिक एवं चारित्रिक गुणों से ओतप्रोत कार्य एवं व्यवहार करने की आशा करना अमानी होगी। ठीक है, जब तक आपके अंदर ये वाला आध्यात्मिक वाला गुण नहीं आएगा तो उससे अलग जो और गुण है वो भी आपके अंदर नहीं आ पाएंगे। जैसे आपके नैतिक मूल्य, चारित्रिक मूल्य, ये सब क्या एक दूसरे से इंटरलिंक है। आप आध्यात्मिक मूल्य की आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है। ठीक है तो क्या है? सबसे मुख्य क्या बताया? आध्यात्मिक मूल्य को बताया, उसके द्वारा ही हमारे चारित्रिक गुण और नैतिक गुणों का विकास हो पाएगा। अतः मनुष्य को भौतिकवादी और उपभोक्तावादी संस्कृति से पृथक कर धार्मिकता, आध्यात्मिकता, मानवीय गरिमा, श्रम की महत्ता हेतु मूल्य शिक्षा को सशक्त एवं उपादेय बनाना होगा। ठीक है, क्या करना है हमें? कि ये जो हमें दिख रहा है कि धार्मिकता, आध्यात्मिकता, मानवीय गरिमा, श्रम, सामाजिकवादी मूल्यों, ये क्या है? ये जब मूल्य को हमें स्थापित करना है उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मूल्य शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, हमारे भारतीय साहित्य एवं धार्मिक रत्न ग्रंथों में ऐसे मूल्य समाहित हैं जो वर्तमान विभक्त संस्कृति को प्रकट कर रही हैं। साथ ही साथ मानव जाति को मूल्यवादी मंतव्यों की शिक्षा प्रदान कर उनके आत्मसातकरण का मार्ग बताती है। ठीक है, हमारे ग्रंथों में बता रहा है कि हमारे ग्रंथों में भी क्या है? मूल्य शिक्षा बताई गई है, जिससे आप क्या आत्मसात कर सकते हो, ये सारी समस्याओं से निपटारा पा सकते हो। श्रीमद् भागवत गीता, कुरान, बाइबल, ग्रंथ साहिब आदि में सन्निहित शैक्षिक मूल्य आज के परिप्रेक्ष्य में भी
जीवंत एवं उपादेय है, आवश्यकता है उन पर स्वाध्याय, चिंतन, मनन और शोध को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, मूल्य शिक्षा समझ में आ गया है ना? जी सर, सर। अपरिमित का क्या अर्थ है? बहुत सारा, अपरिमितम ज्ञानम, बहुत सारा ज्ञान जिसका कोई अंत ही ना हो। असीम? असीम ज्ञान, बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमने क्या मतलब मूल्य शिक्षा में, चारों तरफ से। हाँ ठीक है, तो मूल्य शिक्षा से हमने क्या समझा? कुछ समझा मूल्य शिक्षा से? जो जी सर, मूल्य ये शिक्षा मतलब है ये उससे आपने हमें असहिष्णुता और सर ये सीखा हमने कि आज के टाइम में जो मूल्य शिक्षा है वो मतलब वो बहुत ज्यादा वैलिड है। और ये बाइबल, कुरान और मतलब गुरु ग्रंथ, ये सभी में इन सारी चीजों की वैधता है। मतलब कि सारी ही जो चीजें हैं वो हमें नैतिक मूल्य की ओर लेके जाते हैं और नैतिक शिक्षा हमें प्रदान करते हैं। और नैतिक शिक्षा से है जो हमें प्रेम, दया, मतलब ईर्ष्या ना करना, ये सारी चीजें हमें उससे मतलब ये नैतिक शिक्षा के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। बहुत बढ़िया। और भी कोई? सर, वह शिक्षा जो हमें आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक, शारीरिक, मानसिक स्तर से ऊपर उठाए, वह शिक्षा मूल्य शिक्षा है। बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर जो हमें सन्मार्ग की ओर लेके जाए, हमारे जो शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का अर्थ क्या है? सर्वांगीण विकास करना। तो सर्वांगीण विकास तभी हो पाएगा जब छात्र के अंदर उसके जो मूल्यों का विकास कर पाएंगे। ठीक है, जब मूल्यों का विकास करेंगे, क्योंकि मूल्य भी उसका एक अंग है, एक अंग होने के नाते हमें उसका भी विकास करना है। सर्वांगीण विकास तभी होगा जब हम सभी अंगों का विकास करेंगे। ठीक है, तो एक अंग होने के कारण हमारा नैतिक शिक्षकों की कि छात्रों में मूल्य शिक्षा का व्यवहार कराया जाए। ठीक है जी सर। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, जी सर अब जी आ रही है ना आवाज? चलो ठीक है। सर, आ रही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, ये भी है ना हमारे पास टॉपिक। ठीक है, जी तो कोई सर। बताओ मनोविज्ञान क्या है, किसी को बताओ थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो सर साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान मतलब मन की स्थिति, मन के बारे में जानना। मन के बारे में जानना, बहुत बढ़िया। और सर जैसे पढ़ाते टाइम बच्चा कैसे मुंह बना रहा है उसको देख करके समझना कि बच्चे का मन पढ़ने में है या नहीं है, वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है मनोविज्ञान। और सर व्यक्ति के सर मतलब जैसे वो कुछ भी काम कर रहा है, जैसे सर वो सर खुद जा रहा है, कोई भी ऐसी क्रिया कर रहा है, उस पर व्यक्ति के चरित्र और सर उसके मन के बारे में जानना है। ये भी मनोविज्ञान हो सकता है। ठीक है, सर मतलब व्यक्ति के मतलब दूसरे व्यक्ति की अंतः क्रियाओं को जानना, उसके हाव भाव के द्वारा मनोविज्ञान हो सकता है। 7:30 बजे तक, 7:30 बजे तक, 7:30 बजे तक। सर हाँ हाँ ठीक है, ओके सर ठीक है, सभी ने ठीक। हाँ सर एक ऐसी शिक्षा जिसमें हम मतलब मानव के शैक्षणिक वातावरण या जो जिस एनवायरनमेंट वो जो सूटेबल हो सके, जिस एनवायरनमेंट में वो पढ़ सके या जिस तरीके से वो पढ़ सके वो दर्शाए, उसको शिक्षा मनोविज्ञान कह सकते हैं। ये भी शिक्षा मनोविज्ञान हो गया है। चलो बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तब देखते हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का अर्थ क्या है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है ना सबको? यस हाँ, तो शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें तो
कोई बताने वाली बात ही नहीं है। सीखना और सिखाना क्या है, दोनों ही शिक्षा कहलाएगा। ठीक है। यस सर। उसके बाद शिक्षा शब्द शिक्ष धातु में प्रत्यय लगने के बाद से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाने की प्रक्रिया। ठीक है, ये भी वही बात है, कुछ नया नहीं है। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु में अप्रत्यय लगने से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। ठीक है, विद्या जो विद शब्द है ना, विद ज्ञाने, विद जाने, जी सर। तो विद मतलब जानना। ठीक है ना, तो वो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। उसके बाद शिक्षा के लिए आंग्ल भाषा में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी गई है। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था। एजुकेटम, इसका अर्थ होता है शिक्षण की क्रिया। ठीक है। उसके बाद एजुकेयर, जिसका अर्थ होता है शिक्षा देना, ऊपर उठाना या उठाना, उठना, केवल उठना। ठीक है ये। और फिर एजुसियर अर्थात आगे बढ़ना। ठीक है, तो हमने शिक्षा के बारे में तो बहुत ही पढ़ लिया था पहले भी, बहुत ज्यादा। जी सर। सर ये जो मतलब शिक्षा, क्या मतलब जो शिक्षा का अर्थ बता रहा है कि सीखना और सिखाना, और सर यहाँ पे पढ़ा था कि समग्र रूप से किसी विषय का अध्ययन करना वो शिक्षा है, तो यहाँ पे शिक्षा भी है क्या शिक्षा का अर्थ? क्या चीज है? जब हमने मतलब पहले क्लास में जब पढ़ा था शिक्षा के बारे में, तो सर हाँ की जो क्या होती है मतलब किसी विशेष विषय में मतलब विशिष्ट अध्ययन जो है वो विद्या है। हाँ। शिक्षा जो है वो है कि समग्र रूप से मतलब विषय का ज्ञान होना। हाँ बिल्कुल ठीक है। सिखाना भी शिक्षा है क्या? हाँ, सिखाना भी तो शिक्षा है। ये प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया समझ रहे हो? सीखना सिखाना तब एक प्रक्रिया बनती है पूरी। हाँ, प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस की बात की है इसमें। उसके बाद शिक्षा की परिभाषा है। ठीक है, क्या क्या है? फ्रोबल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। ये हमने पहले पढ़ा था, है ना? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये भी पढ़ा था हमने। ठीक है, दोबारा बताना होगा तो बता देना, वैसे जरूरत तो है नहीं। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय भी पढ़ा था, बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया था। उसके बाद अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये नहीं पढ़ा था हमने, है ना? तो अरस्तु जो है इन्होंने बताया है कि जो शिक्षा है, शिक्षा क्या है? आप तभी ग्रहण कर पाओगे जब आप स्वस्थ हो, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। और जब आप स्वस्थ होगे तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और वो रहेगा। ठीक है, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अर्थात जो स्वस्थ मस्तिष्क है किसका? बालक का। ठीक है ना? बालक का जो मस्तिष्क है उसका निर्माण करना, उसके अंदर मस्तिष्क का मतलब जो उसके अंदर बुद्धि है उसका निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद पेस्टोलॉजी के अनुसार मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक व सामंजस्य पूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। अब क्या कह रहा है पेस्टोलॉजी? पेस्टोलॉजी कहता है कि जो हमारे अंदर अंतर्निहित शक्तियां हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, विवेकानंद जी भी मानते हैं इस बात को कि हमारे अंदर ही सारी शक्तियां मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन उसका विकास करना है। कैसे करना है? स्वाभाविक रूप से करना है। ठीक है, स्वभाव से हो, उसको सही समझ आए उस चीजों की। ठीक है, और सामंजस्य पूर्ण कि मतलब ऐसा विकास करना है कि सही समय पर सही ढंग से वो काम आ जाए। ऐसा विकास करना, ऐसी प्रगति करना ही क्या है? शिक्षा है। किसके अनुसार? पेस्टोलॉजी के अनुसार। ठीक है। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार, हर्बर्ट स्पेंसर क्या कह रहे हैं? शिक्षा से तात्पर्य है अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना। ठीक है, तो वही बात आगे फिर से, शक्तियां कहाँ है? मनुष्य के अंदर है, बालक के अंदर है।
ठीक है। जी सर। उन शक्तियों को बाह्य जगत के साथ उनका समन्वय स्थापित कराना क्या है, शिक्षा है। जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल क्या है, बाह्य जगत की चीज है, और मस्तिष्क आपके अंदर की शक्तियां हैं, ठीक है। तो आपके अंदर की शक्तियां उस मोबाइल को कैसे चलाएंगी, उनके बीच समन्वय स्थापित करना ही क्या कहलाएगा, एक तरीके से शिक्षा कहलाएगा, ठीक है। सर कॉपी, सर लिखना भी तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल, जैसे लिखना हम भी हम कॉपी बाह्य पे लिख जगत रहे में हैं। सीखते हैं, हाँ बिल्कुल। तो हम क्या वहां पर भी समन्वय बिठाते हैं, वो लाइन ऐसे ऐसे खींची रहती है, उनके बीच में लिखने का ही कोशिश करते हैं, है ना, जी क्या सर, और करते हैं सर मन से समन्वय। लिखते हैं। हाँ ठीक है, यह हो गई शिक्षा की परिभाषा है। अब आ जाते हैं मनोविज्ञान पे, ठीक है। तो मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का अर्थ मनोविज्ञान शब्द यूनानी भाषा के शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है साइकी प्लस लोगस, दूसरा शब्द क्या है, लोगस। साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा, ठीक है, और लोगस का अर्थ है अध्ययन। तो मनोविज्ञान को कई नामों आत्मा से का जाना अध्ययन। जाता है, जैसे आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आदि आदि। अब देखो क्या कह रहा है कि दो शब्द बताया साइकोलॉजी में, पहला क्या बताया, साइकी, दूसरा बताया लोगस। तो जो पहला शब्द है ना, पहला शब्द जो है वो आत्मा शब्द को बताता है, ठीक है, और फिर जो लोगस है वो उसका वो अध्ययन करने के लिए बताता है कि जो आत्मा है उसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ, ठीक है, साइकोलॉजी में आत्मा का अध्ययन ऐसा अर्थ बदलता चला गया, ठीक है। समय समय पर इसके नाम भी बदलते गए, ठीक है। पहले क्या कर दिया, सर पहले तो आत्मा, संशोधन होते गए। हाँ पहले क्या बताया, आत्मा का विज्ञान, फिर कह दिया कि ये तो मस्तिष्क का विज्ञान है। आत्मा को तो कोई देख ही नहीं पा रहा, ठीक है, उसका व्यवहार को कोई देख नहीं पा रहा। फिर मस्तिष्क का, क्योंकि मस्तिष्क पूरे शरीर को कंट्रोल में रखती है, तो इसलिए मस्तिष्क का विज्ञान यदि मनोविज्ञानम ऐसा कर दिया, ठीक है। उसके बाद कहा कि भैया मस्तिष्क से भी काम नहीं चल रहा है, इसके लिए तो कोई दूसरा शब्द ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर ढूंढा चेतना शब्द, कि आपका चेतना का व्यवहार कैसा है, चेतना कैसे काम करती है, ठीक है ना। तो उस चेतना का विज्ञान बताना ही क्या हो जाएगा, फिर मनोविज्ञान हो गया, ठीक है। और उसके बाद अंतिम में जो आज जो सर्वमान्य है वह है व्यवहार, जो साइकी शब्द हो गया, जिसका हमने शब्द लिया था, शब्दार्थ लिया था आत्मा। अब आत्मा ना होकर वह क्या बन गया, या व्यवहार। व्यवहार हो गया। व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार के बारे में जानना, विज्ञान के ऊपर व्यवहार के ऊपर रिसर्च करना, ये क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। व्यवहार का विज्ञान, ऐसा मनोविज्ञान का अर्थ हुआ, ठीक है। सर इसीलिए जो जी मतलब सर। अच्छा व्यवहार नहीं करता तो उसको कहते हैं तू साइको है क्या, मतलब तू पागल है। हाँ हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है कि आप किस तरह बोलते हैं, किस तरह लिखते हैं, किस तरह सोचते हैं, किस तरह बैठते हैं, किस तरह उठते हैं, किस तरह कपड़े पहनते हैं। ये शब्द, ये इस प्रकार का व्यवहार करना क्या है, व्यवहार के अंतर्गत आता है। और जब उन प्रकार के व्यवहारों का हम अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को एक नाम दिया गया है, वह क्या है, मनोविज्ञान, ठीक है। सर एक हाँ क्वेश्चन है महोदय। हाँ पूछिए। सर, आप जो बताएं शिक्षा की परिभाषा में, हर्बर्ट स्पेंसर साहब के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य है अंतर्निहित शक्तियों तथा ब्रह्म जगत की मध्य समन्वय स्थापित करना। ब्रह्म जगत नहीं होगा बाबू, बाह्य वराह जगत, जगत, वराह जगत है, यस सर, बाह्य जगत। वह हाँ जगत है ना सर। हाँ तो हाँ। सर मेरा ये कहना है, अगर मान लीजिए चोरी हम कर रहे हैं, ठीक, मेरा अंतर मन है चोरी करने का, और बाहर अगर हम चोरी करें तो ये भी शिक्षा होना चाहिए। देखो शिक्षा तो कई प्रकार की है, ठीक है ना। आप हमारे संस्कृत साहित्य में भी उठा के देखो तो एक चौर विज्ञानम पूरा अलग से ही है, चौर शास्त्र में ग्रंथ ही है पूरा का पूरा, लिखा हुआ रखा है, बल्कि कि आप चोरी कैसे करें।
तो वो शिक्षा क्या काम करती है, वो व्यवहार में परिवर्तन करती है, जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आपके अंतर्निहित शक्ति, आपके अंदर अपूर्ण शक्ति है, आप किस किस शक्ति का विकास करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई कोई अपनी शक्तियों को आईटी की ओर लेके जाता है तो इंजीनियर बन जाता है, कोई साइंस की ओर लेके जाता है तो साइंटिस्ट बन जाता है। अपनी शक्तियों का विकास वह छात्र किस क्षेत्र में कर रहा है वो उसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। वो अपना जो विकास वो अंतर्निहित शक्तियों को चोरी में लगा रहा है तो चोर बन जाएगा। सर जैसे कुछ लोग अपना चोरी करना अपनी शक्ति शिक्षा को हुआ। खेल में लगाते हैं तो वो क्रिकेटर वगैरह बन जाते हैं। हाँ, तो ये हम शिक्षा को पढ़ रहे हैं, ना कि उसके व्यवहार को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर वो चोर बन रहा है तो उसे चोरी की शिक्षा दी गई, अर्थात शिक्षा का जो वहां पर महत्व था, जो उद्देश्य था, जो एक वो था, मतलब जब वो सीख रहा था तो उसको उस प्रकार की शिक्षा दी गई कि ये बंदा चोरी करना सीखे, तो उस समय उसकी शिक्षा सफल हो गई, वो शिक्षा उसके सार्थक है। क्यों? क्योंकि उसका एक उद्देश्य था, एक लक्ष्य था, उसको उसने पूरा कर दिया छात्र ने, वो हो गया उसका उद्देश्य पूरा, उसके लिए शिक्षा हो गई। और ये जो हम बात कह रहे हैं कि चोरी करना क्या ठीक है क्या नहीं है, यदि ऐसी शिक्षा मिलता है तो ये हम मूल्य शिक्षा में देखते हैं। मूल्य शिक्षा हमें बताता है कि चोरी करना इज ए नॉट गुड हैबिट, ये हमारी ये तो कहा कि भैया आप मूल्य शिक्षा को पढ़ो, शिक्षक के लिए भी जरूरी है, छात्र के लिए भी जरूरी है। क्यों जरूरी कहा? क्योंकि ये बताता है कि किसी को दुख नहीं देना, परोपकार की भावना बना के रखना है, शांति बना के रखना है, मानवता बना के रखनी है। तो ये क्या है, हमें मूल्य शिक्षा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये सब बातें आती है कि चोरी नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई चोर बन रहा है और उसकी उद्देश्य भी वही था कि मैं चोर बनूं, तब तो उसकी शिक्षा पूरी हो गई उसके हिसाब से। तो व्यवहारिक दृष्टि में, सामाजिक दृष्टि से वो हेय का पात्र हो जाएगा, बस कितना फर्क होगा, ठीक है। यस सर। सर हाँ। शिक्षा का तो अर्थ यही होगा ना कि जो हम सुनते देखते शिक्षा हाँ। ग्रहण करते हैं, लेकिन हाँ। उसने चोरी करना ग्रहण किया तो उसके लिए तो वही विद्या हो गई। हाँ, तो वो उसके लिए वही शिक्षा होगी, उसका शिक्षा का जो ध्येय था वो पूरा हो गया, ठीक है। वो अलग बात है कि चोरी करना ठीक है कि नहीं है, ये हम मूल्य शिक्षा में बाद में देखते हैं, ठीक है। हम कहाँ थे? हम थे मनोविज्ञान पे। उसके बाद आते हैं आत्मा के, हमने समझ लिया मनोविज्ञान का अर्थ थी व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। सर आगे क्या कह रहा है? आत्मा के विज्ञान के रूप में इनका समर्थन सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, देरकाटो आदि यूनानी दार्शनिकों ने किया। यह परिभाषा लगभग 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही, ठीक है। आत्मा का विज्ञान जो मैंने बताया था सबसे पहला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, साइकोलॉजी का, मतलब आत्मा को ही, आत्मा का अध्ययन करना है, उसी सब में ज्ञान प्राप्त करना क्या है? मनोविज्ञान है। ये कौन कौन मानता था? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, देरकाटो, ये सब क्या है? ये दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक। और ये कहां तक था? 16वीं शताब्दी तक लगभग ये प्रचलन में रहा। उसके बाद मस्तिष्क या मन के विज्ञान के रूप में इनका समर्थन पैनोलॉजी, थॉमस रीड आदि ने किया। यह 17वीं शताब्दी तक प्रचलित रही, ठीक है। इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं। उसके बाद 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहकर संबोधित किया। इसके समर्थन में विलियम वॉट, विलियम जेम्स, जेम्स सली, व्हाइट और टिचनर आदि विद्वान जो दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इनका समर्थन किया। उसके बाद 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना गया। इसके प्रमुख समर्थक पाटरसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिक है। वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना और समझा जाता है, ठीक है। समझ गए मनोविज्ञान किसे कहते हैं? शाब्दिक रूप से समझ गए ना? जी सर। जी सर। और इसका जो मूल अर्थ है क्या है, कौन बताएगा? व्यवहार का विज्ञान। हाँ सर आत्मा का अध्ययन। सर 16वीं शताब्दी से पर ये लेकर साइकिस और लोगस शब्द से मिलके बना है। हाँ। लोगस का अर्थ है अध्ययन और साइकिस का अर्थ है आत्मा। तो वो आज के टाइम में मान्य नहीं है, वो कालांतर के अनुसार वो चेंज हो गई। तो आज का मानना है कि व्यवहार का अध्ययन मतलब व्यवहार का ज्ञान जो है वो साइकोलॉजी है। हाँ,
बहुत बढ़िया। तो व्यवहार का ज्ञान करना, मानव व्यवहार का ज्ञान करना, पशु व्यवहार का ज्ञान करना, ये क्या हो गया आज के जमाने में? मनोविज्ञान हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? यस जी सर। हाँ जी। हाँ, तो अब मनोविज्ञान की परिभाषाएं देख लेते हैं क्या क्या है। तो वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात ही नहीं कि वातावरण मतलब आसपास, वातावरण माने आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं। ठीक है, चाहे पड़ोसी हो, चाहे घर में ही हो, चाहे किसी भी चीज के साथ हो, उसमें जो व्यवहार होता है, जो इसमें मानव के द्वारा व्यवहार होता है, वह ही मनोविज्ञान है। कौन कह रहा है ऐसा? वुडवर्थ महोदय। ठीक है, उसके बाद स्किनर महोदय क्या कहते हैं? स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, इसमें क्या है, व्यवहार को तो कहा ही है, साथ साथ उसके अनुभव का भी विज्ञान है। उसने उस व्यवहार से क्या सीखा, ठीक है, उससे उसे क्या अनुभव की प्राप्ति हुई। ठीक है, उस तरह का ज्ञान भी किसमें आता है? मनोविज्ञान में आता है। ठीक है, फिर वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चय है। ठीक है, मतलब वो व्यवहार किस प्रकार का करना है, ठीक है, कैसे आप करोगे, कितना उसमें मात्रा होनी चाहिए, उस क्या निश्चितता होनी चाहिए। ठीक है, कितना शुद्ध होगा, कितना अशुद्ध होगा, इस प्रकार का ज्ञान करना भी क्या है? मनोविज्ञान है। किसके अनुसार? वाटसन के। उसके बाद है मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आचरण और व्यवहार लगभग एक ही जैसे है। ठीक है, किस प्रकार का आचरण कर रहा है वो और व्यवहार जो देखने को मिल रहा है वो। ठीक है, उसका यथार्थ ज्ञान, वह है यथार्थ ज्ञान। यदि वह जल पी रहा है तो क्यों पी रहा है, वह खांस रहा है तो क्यों खांस रहा है। ठीक है, वास्तविक ज्ञान करना ही क्या कहलाएगा? मनोविज्ञान कहलाएगा। किसके अनुसार? वुडवर्थ के। इसके ठीक है, उसके बाद वुडवर्थ जी क्या कह रहे हैं? वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है मनोविज्ञान। ठीक है, वही बात आ गई, वातावरण में संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार। सर ये रिपीट हो रही है। हाँ, ये तो वही बात आ गई दोबारा, मैं वही कह रहा हूँ, एक जैसे क्यों लग रहे हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या कह रहा है? क्रो एंड क्रो कह रहे हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, मानव का व्यवहार, ठीक है, और मानव का आपस में संबंध, चाहे वो मनुष्य के प्रति हो, चाहे वस्तु के प्रति हो, किसी भी चीज के प्रति हो। ठीक है, अध्ययन के प्रति हो, शिक्षा के प्रति हो, ठीक है, कैसा भी संबंध हो, उसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा? मनोविज्ञान कहलाएगा। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार। जी सर। उसके बाद क्या कह रहा है? मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। ठीक है, मानव प्रकृति माने मानव किस प्रकार का है, किस प्रकार से दूसरों से बात करता है, हाँ, किस प्रकार रहता है, स्वभाव। हाँ, ठीक है, स्वभाव जो उसके अंदर नेचुरल थिंग्स है ना, उसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा? मनोविज्ञान कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, स्क्रीनर फिर से आ गए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया इतना? जी सर। तो बताओ फिर मनोविज्ञान किसी आचार्य के अनुसार स्किनर जी क्या कहते हैं? नहीं कहते कुछ? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है स्किनर के अनुसार। हाँ, बताओ किसी के अनुसार, चलो बताओ। जी, वाटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर शुद्ध ज्ञान से क्या मतलब हो गया? शुद्ध ज्ञान मतलब किसी भी विषय का परिशीलन ज्ञान, वह किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, और व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे उसके कारण क्या क्या होंगे, उस कारणों को जानना ही शुद्ध विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने जल पिया तो उसके पीछे एक कारण रहा होगा, उस कारण के पीछे भी कुछ ना कुछ बातें रहेंगी, उन चीजों को जानना। व्यवहार तो कर रहे हो आप,
वो तो ठीक है, लेकिन वो कर क्यों रहे हो, ऐसा ज्ञान करना ही शुद्ध ज्ञान कहलाएगा। ठीक है। हाँ सर तो बोरिंग महोदय के अनुसार मानव की प्रकृति ही मनोविज्ञान है। हाँ, क्या बताया उन्होंने, मानव की प्रकृति ही मनोविज्ञान है। और ये प्रकृति किस प्रकार की है, कि वो कैसे व्यवहार करता है, प्रकृति का कैसे वो अध्ययन। रहता है। यहाँ पर प्रकृति का अध्ययन वो नहीं, मानव की स्वभाव। हाँ, मानव का जो प्राकृतिक स्वभाव है। ठीक है, हमें भूख लगती है, हमें खांसी आती है, हमें बुखार चढ़ता है, ये सब प्राकृतिक रूप से है। ठीक है ना, तो प्राकृतिक रूप से अध्ययन करना कि मनुष्य ऐसा क्यों है, तो ये किस में आता है, ये मनोविज्ञान में आता है। हाँ, और कौन बता रहा था? और स्किनर के अनुसार सर है मानव का व्यवहार और मानवीय संबंध। हाँ, मानव का व्यवहार और मानवीय संबंध किस प्रकार का है। सर क्रो एंड क्रो के अनुसार जो उन्होंने कहा है कि मानव का जो मानव व्यवहार है और मानव का जो संबंध है, उन दोनों का जो अध्ययन है वही मनोविज्ञान है। बहुत बढ़िया। सर मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ ज्ञान। हाँ, आचरण और व्यवहार का यथार्थ ज्ञान। ठीक है, तो मतलब मनोविज्ञान क्या है हम ऐसा समझ चुके हैं। ठीक है जी सर। उसके बाद फिर से देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान अब क्या है। अब तक हमने शिक्षा देख ली। ठीक है, शिक्षा क्या करता है, अंतर्निहित शक्तियों को बाह्य जगत के साथ संबंध स्थापित करवाता है। ठीक है, ये हो गया हमें शिक्षा का मतलब। मनोविज्ञान का मतलब व्यवहारिक ज्ञान का अध्ययन करना मनोविज्ञान हो गया। दोनों शब्दों का हमने अलग अलग अर्थ देख लिया। अब क्या है, दोनों का मिला जुला रूप देखना है। हमें क्या पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना है, तो इसका अर्थ क्या हुआ। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा है। ठीक है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल करना और शैक्षिक समस्याओं के समाधान में प्रयोग करना शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करता है। अब इसमें क्या है, शिक्षा के साथ मनोविज्ञान को जोड़ दिया तो क्या होता है कि शिक्षा में भी कई तरह की समस्याएं आती है। ठीक है, अब जैसे क्लास को आप व्यवस्थित करना चाह रहे हो, क्लास व्यवस्थित हो नहीं पा रही है। ठीक है, तो वहां पे छात्र क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। व्यवहारित तो हो गया ना, वो लोग उड़तन कर रहे हैं, तो आपको उसका अध्ययन कर लेना है फटाफट फटाफट कि यार व्यवहार अध्ययन के द्वारा कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। फिर हमने देखा है कि एक बच्चा है जो टिफिन खोल के बैठा हुआ है, इसलिए सब लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हमने तुरंत पकड़ लिया बीच में से। हाँ ठीक है, तो ये कहाँ से, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हमने ऐसा पकड़ लिया, तो उससे क्या हुआ, क्लास एकदम शांत हो गई। तो एक शैक्षिक समस्या थी, उसका समाधान हमने कर लिया। ठीक है सर, जैसे क्लास में बच्चे को जब पढ़ने का मन नहीं होता तो वो शोर मचाते हैं, तो समझना कि हाँ आज बच्चे पढ़ने का उनका मन नहीं है। हाँ, ऐसा भी। ठीक है, मतलब शिक्षा के अंदर समस्या है, मतलब बच्चा छात्र लेट आ रहा है, एक दिन लेट आया, 2 दिन आया, ठीक है, 4-5 दिन लेट आया, चलो फिर भी देख लिया, तो रोज ही लेट आ रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। आपने उसे मार भी लिया, पूछ भी लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी उसका समाधान नहीं हो पा रहा। फिर उसमें आप मनोविज्ञान बढ़ाओगे कि हाँ भैया इसके साथ क्या करा जाए, कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए, तो वो कौन बताएगा आपको, शिक्षा मनोविज्ञान बताएगा। ठीक है, जी सर। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मनोविज्ञान के सिद्धांतों और शिक्षा के सिद्धांतों व समस्याओं दोनों से है। मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, जबकि शिक्षा में व्यवहार के परिमार्जन एवं समाजीकरण के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ना ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। कैसे कि मनोविज्ञान क्या कर रहा है आपके व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। ठीक है, कैसा अध्ययन आपको करना चाहिए, कैसा अध्ययन नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, इतना सब शिक्षक को पता चल गया, किसके द्वारा, मनोविज्ञान के द्वारा पता चल गया। तो और फिर आप उसको क्या करना है, छात्रों को देना है, तो आप किसके द्वारा दोगे, शिक्षा के द्वारा आप उन बच्चों को डिलीवर कर दोगे। ठीक है, तो एक समस्या का समाधान ये हो गया। ठीक है, और उनके व्यवहार में क्या होता है, एक परिमार्जन होता है, सफाई होती है, मतलब जो उसके अंदर जो व्यवहार अशुद्ध थे उसको साफ कर दिया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, समाजीकरण के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है, अर्थात जब उसका व्यवहार परिमार्जित होगा, शुद्ध होगा, तभी वह समाज के लायक बन पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, समाजीकरण हो गया। समझ गए शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, दो बात इन्होंने जो बताई थी वही बात आ गई है। शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। शिक्षा एकदम अलग चीज है, मनोविज्ञान अलग चीज है। शिक्षा में क्या होता है, व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसके अंतर्निहित शक्तियों को जो गड़बड़ सड़बड़ है उनको भी ठीक किया जाता है, ठीक है। और मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं तो क्या, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। और ये किन स्थितियों में, शैक्षिक स्थितियों में, तो ये क्या कहलाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा, ठीक है। समझ गए? जी सर। हाँ, और इसमें लास्ट में लिखा है शिक्षा तथा मनोविज्ञान में संबंध क्या है, दोनों आपस में इंटरलिंक है, ठीक है। सर परिमार्जन मतलब शुद्ध, सफाई करना, शुद्ध करना, जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू निकालते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो यहाँ पे बच्चे गलती कर रहे हैं तो उनको बताना कि हाँ तुमने ये गलती करी है, ये मत करो। हाँ, उसके व्यवहार में शुद्धता लाना। परिमार्जन मतलब सफाई करना, ठीक है। परिमार्जन का मतलब है सफाई करना। जैसे हम झाड़ू लगा के कूड़ा कचरा बाहर निकाल देते हैं ना, घर को शुद्ध कर देते हैं, वैसे ही छात्रों के अंदर से उसके व्यवहारगत अशुद्धियों को बाहर निकालना, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, शिक्षा। हाँ, अब हमने क्या क्या देखा था, शिक्षा की परिभाषा देख ली थी और फिर मनोविज्ञान की परिभाषा देख ली। उसके बाद हमने शिक्षा मनोविज्ञान दोनों को जोड़ लिया, क्या होता है, ठीक है। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देखेंगे, ये क्या होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने, अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, ठीक है। इसमें क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि जन्म से लेके, बच्चा जन्म छोटे से लेके वृद्धावस्था तक, जब तक बुढ़ा हो जाए, तो उसके अंदर कैसे कैसे अनुभव आएंगे, कैसे कैसे वो चीजों को छोटा बच्चा कैसे कैसे सीखता है, उसके अंदर क्या क्या सोचने की शक्ति रहती है, वो क्या क्या सोचता होगा, ठीक है। उसके बाद बड़ा बच्चा, एक किशोर लेवल होता है, किशोर, ठीक है, उसे तूफान का आयु कहा जाती है, तूफान की आयु, ठीक है। 12 से 18, 19, 20 के लगभग के जो बच्चे होते हैं तूफान की आयु वाले, ठीक है। तो उनमें सोचने समझने की शक्ति अलग होती है, ठीक है, दृष्टि अलग होती है, कार्य करने का तरीका अलग होता है, ठीक है, वो अलग चीजें हो गई। फिर उसके बाद जब प्रौढ़ावस्था में जाते हैं तो वहां पे अलग अलग चीजें होती हैं, वहां पे कुछ और चीजें सीखता है, कैसे सीखता है उसका तरीका बदल जाता है। वृद्धावस्था में फिर वो क्या क्या सोचता है, क्या क्या कर पाता है वो, ठीक है। इन सब का अध्ययन करना है, कहाँ पे आ जाएगा ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दार्शनिक के अनुसार कह रहा है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। पहले तो क्या, मनोविज्ञान बता दिया हमने कि भाई मनोविज्ञान क्या क्या होता है, सब बता दिया, सब बता दिया। हाँ, तो जो मनोविज्ञान के सिद्धांत है, जो अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं, अलग अलग तरीके से कार्य करने की शैली की, बच्चा काम नहीं कर रहा है तो उनसे कैसे कैसे काम कराएं, ठीक है। तो उस प्रकार के सिद्धांतों का जब हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने लग जाते हैं तो वह शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। हमने पहले ही देख लिया था, शिक्षा अलग क्षेत्र है, मनोविज्ञान अलग क्षेत्र है, ठीक है। तो जो को एक जगह कंबाइंड कर देता है, ठीक है। तो जो व्यवहार, जो मनोविज्ञान में जिन सिद्धांतों का प्रयोग होता है उनका क्या करता है, वो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग भी करने लग जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा, ठीक है। समझ गए? जी सर। ये हो गया इसके अनुसार। हाँ, उसके बाद आ जाते हैं स्किनर के अनुसार। स्किनर क्या कह रहा है, शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है। शैक्षिक परिस्थितियों में, ठीक है, जब आप क्रिया चल रही है, जब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसके बीच में जब आप मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, छात्र का अध्ययन करते हैं कि उसने पेंसिल में डाली तो क्यों डाली, ठीक है, ऐसा जब अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है,
ठीक है, इस सीन के अनुसार भी समझ गए? यस सर। ठीक है, उसके बाद है जेम्स टेलर के अनुसार, कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या है, मनोविज्ञान की जो स्थितियां हैं वो तो है ही, ठीक है, मनोविज्ञान जो काम करता है वो तो कर ही रहा है, ठीक है, उसके सिद्धांतों में जो होता है वो हो गई, उसमें जो खोज कर रहा है उसके सिद्धांतों का प्रयोग हो रहा है वो तो है, और उन सभी चीजों का, उन खोजों का, उन सिद्धांतों का जब डायरेक्ट हम शिक्षा की किसी समस्या में प्रयोग करते हैं या उसमें शैक्षिक किसी समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो जो वहां पे जो अध्ययन होता है, ठीक है, उस अध्ययन को हम मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान ऐसा कहते हैं। ठीक है, समझ गए शिक्षा मनोविज्ञान? यस सर। ठीक है, हमने पहले क्या समझा, पहले हमने शिक्षा समझा, फिर हमने मनोविज्ञान समझा, फिर दोनों को जोड़ के फिर शिक्षा मनोविज्ञान भी हमने समझ लिया। ठीक है, अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, एक बार हम देख लेते हैं। तो यह मनोविज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, मनोविज्ञान के बारे में आप जान ही गए हो क्या होता है, उसी का एक पार्ट है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, उसके बाद यह व्यवहार मनोविज्ञान है, यह व्यवहार मनोविज्ञान है, सबसे आसान बात लिखिए इसमें, तो और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। इसके प्रयोग से मनुष्य की शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाता है। ठीक है, समझ ही गए होंगे। इसमें केवल मनुष्य को शारीरिक व मानसिक शक्तियों एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें बात समझो क्या है कि मनुष्य की शारीरिक मानसिक शक्तियां, ठीक है ना, जो उसके अंदर अंतर्निहित शक्तियां हैं और जो वो बाहर कर सकता है, ठीक है, उन सब शक्तियों का क्या है, व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है, तो उन चीजों का कैसे प्रयोग कर रहा है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके बाद इसमें मनुष्य के व्यवहार की जन्मजात एवं पर्यावरणीय दोनों प्रकार की कारक, प्रेरक और नियंत्रक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखो कितने प्रकार के बता दिए कि व्यवहार कैसे हो गए, दो तरीके से बताए, कौन कौन से, एक तो जन्मजात और एक पर्यावरणीय। ठीक है, एक तो जन्मजात जो उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से सीख के आ चुका है। ठीक है, और उसके बाद उसको कुछ आसपास से सिखाया गया है। ठीक है, वो हो गए दो प्रकार के व्यवहार हो गए। तो वो किस प्रकार, वो क्यों हुए, उसको दिया किसने, ठीक है, उसके क्या क्या तत्व उस व्यवहार के जो उसने सीखे या उसको जन्म से आया है, उनके वो तत्व क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, वो किस कारण से वे जो तत्व है उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जब अध्ययन करते हैं तो वह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है जी सर। ठीक है, उसके बाद इसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार को समझा जाता है, उसके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है एवं उसके वांछित दिशा दी जाती है और उसके व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान के द्वारा व्यवहार को समझा जाता है। ठीक है, किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है ये तो हम जान गए। उसके बाद उसके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, वह किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, अगर वो गलत व्यवहार है तो उसको नियंत्रण में लाओ, यदि अच्छा व्यवहार है तो उसको कैसे आगे बढ़ाओगे। ठीक है, उसको दिशा दी जाती है, ठीक है, कि आप ऐसे ऐसे काम करो तो आपके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद उसके व्यवहार की भविष्यवाणी तक की जाती है। ठीक है, भविष्यवाणी कैसे, भविष्यवाणी कैसे उसको बताया जाता है। सर टीचर को पता चल जाता है व्यवहार देख करके कि ये बच्चा कैसा है, हाँ, है। हाँ, तो क्या उसके व्यवहारों का अध्ययन कर रहा है। ठीक है, अगर वो रोज ही कक्षा में लेट आ रहा है तो सामान्य सी बात है, पढ़ने में फेल तो हो ही जाएगा। ठीक है, और भी चीजें हैं कि वो परीक्षा के समय पे परीक्षा में ध्यान नहीं दे पा रहा तो क्यों नहीं दे पा रहा। ठीक है, और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और भी कई सारे समस्या है जिनकी समस्या को देख के छात्र अध्यापक अनुमान लगा लेता है कि छात्र के साथ क्या घटित हो सकता है। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद यह एक विधायक विज्ञान है जिसके द्वारा स्थापित सिद्धांत एवं नियम वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक और प्रामाणिक होते हैं, इसके प्रयोग द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये जो नियम होते हैं, जो मनोविज्ञान है, ये क्या है, सर्वव्यापक नियम है।
ठीक है, ये सभी सभी के लिए एक समान होगा। ठीक है, आप इनका प्रयोग, इनके सिद्धांतों का प्रयोग कर सकते हैं, इनके जो प्रयोग है वो उनके परिणामों की जांच कर सकते हैं। ठीक है, और आप इनको सत्यापित भी कर सकते हैं कि हाँ कि भैया मैंने इस प्रकार के मनोविज्ञान का प्रयोग किया, कितना सफल हुआ, कितना नहीं सफल हुआ, क्या आपका स्केल बना है, वो सब भी आप इसमें कर सकते हैं, किसमें, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद मनोविज्ञान के क्षेत्र, अब ये कहाँ पर मनोविज्ञान आपका कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मानव अभिवृद्धि एवं विकास। ठीक है, मानव अभिवृद्धि मतलब जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंतम जो विकास होता है, उस विकास के कारणों को, ठीक है, जब उसमें विकास में होने वाले परिवर्तनों, व्यवहारों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वह मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो भी अवस्थाएं होती। ठीक है, उसके बाद मानसिक योग्यताएं और उनका मापन। ठीक है, आपने आईक्यू टेस्ट के बारे में सुना, आईक्यू टेस्ट? जी सर, कंपटीशन वगैरह समापन कर करके लिया जाता है। हाँ, तो वो क्या होता है, आईक्यू जो होता है, जो बनाया जाता है, वो मनोविज्ञान के द्वारा ही किया जाता है। मनोवैज्ञानिक नियम है कि उसके छात्र की मानसिक योग्यता कितनी है, उसकी जांच कैसे किया जाए, उसके अंदर कितना ज्ञान है, उसका मापन कैसे किया जाए, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, एक आईक्यू टेस्ट का नाम था गलोटा शिक्षण पद्धति, ऐसे कुछ करके है, वो मेरे साथ भी हुआ था एक बार, जब हम बीएड में पढ़ेंगे ना तो आपके साथ भी होगा। ठीक है, उसके बाद है मानसिक, उसमें कुछ नहीं, उसमें क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों के आंसर करने होते हैं, उसमें फिर आपके आंसरों के हिसाब से आपके मानसिक स्थिति के बारे में पता लगाया जाता है कि आपने कैसे आंसर किए, कैसे, कितनी जल्दी किए, कितने गलत किए, कितने ठीक किए, ये सब बातें देखी जाती है। उस समय आपका ध्यान कैसा था, ये सब बातें। टेस्ट आईक्यू टेस्ट होगा। हाँ, उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। ठीक है, आपका मस्तिष्क कितना स्वस्थ है, कितना आप व्यवहार से समायोजन कर पा रहे हो, इन सब का अध्ययन करना भी एक मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। ठीक है, समझ गए, आपका मस्तिष्क कितनी जल्दी काम करता है, कितनी तीव्रता से काम करता है, ठीक है, कितनी सटीकता से कार्य करता है, इस सब का अध्ययन करना भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता मैंने पहले बताया था आपको, बताओ कोई व्यक्तिगत सर, भिन्नता सभी व्यक्तियों में अलग अलग जैसे समझने की क्षमता होती है, जैसे कोई जल्दी समझता है, कोई देर से। बहुत बढ़िया। तो व्यक्तिगत भिन्नता अर्थात हर व्यक्ति अलग अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग है, तो उसके सोचने समझने की क्षमता अलग अलग है। जैसे हमने आज कक्षा में होली का पाठ पढ़ाया, ठीक है, और छात्र से कहा है कि अपने मन से होली के ऊपर 10 लाइन लिखो, तो आप देखोगे कि सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से, ठीक है, अलग अलग तरीके से होली के ऊपर 10 लाइन लिख के लाएंगे। क्या है ये व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमाण है। ठीक है, तो अलग, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की सोचने की शक्ति अलग होती है, ठीक है, कार्य करने की तरीका अलग होता है, व्यवहार करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, जब सर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरों से लिखवा कर लाएंगे। हाँ, तो जो जिसमें हम इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं वह शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हम इन चीजों का भी अध्ययन करते हैं। उसके बाद विशिष्ट बालकों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, विशिष्ट बालक माने सर जैसे किसी बच्चे का होता है माइंड एकदम फास्ट होता है, सर ने वो जल्दी से कैचअप करता है सर, तो सर उससे पता चल जाता है कि इसकी आईक्यू लेवल जो है बहुत सही है, तेज है, फास्ट है। तो आईक्यू लेवल का एक मापदंड होता है 150 तक के पास में, ठीक है, 150 160 ऐसे के लगभग तक जाता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जिनका आईक्यू लेवल 120 125 से ऊपर का है वो बच्चे विशिष्ट बच्चे हैं, या जिनका आईक्यू लेवल 90 80 ऐसे उससे नीचे के हैं वो विशिष्ट बच्चे हैं। या तो
इसके बीच वाले बच्चे सामान्य बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा पढ़ने में तेज होगा तो वो विशिष्ट बच्चा कहलाएगा, या है पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, वो विशिष्ट बालक कहलाएगा। ठीक है, तो इन प्रकार के बालकों का जहां पर अध्ययन किया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट बालक का जहां पर अध्ययन किया जाता है वह शिक्षा मनोविज्ञान के कहलाएगा। ठीक है, ये एक मनोविज्ञान का क्षेत्र है बहुत बड़ा, उसके अंदर इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। और क्या किया जाता है, समूह मनोविज्ञान, समूह में किसी का ज्ञान करना कि ये समूह कैसा सोच रहा है, ठीक है ना, उस प्रकार का जहां पर हमें ज्ञान किया जाता है, तो वो भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, सीखना एवं शिक्षा, ठीक है, बच्चा किस तरीके से सीखता है, कब कब सीखता है, क्यों सीखता है, किस लिए सीखता है, इस प्रकार का जहां पर अध्ययन होता है वह शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, समझ गए। शिक्षा मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके अंदर सीखना भी एक आ जाएगा कि छोटा बच्चे कैसे सीखता है, बड़ा बच्चे कैसे सीखता है, सबके तरीके अलग अलग है ना, विशिष्ट बालक कैसे सीखते हैं, ठीक है, भिन्नता के आधार पर हर बच्चे अलग अलग सीखते हैं। उसके बाद रुचि, अवधान, विस्मृति, चिंतन कारक एवं अभिप्रेरणा, ठीक है, इन प्रकार का जहां पर इन बिंदुओं का जहां पर अध्ययन होता है वह शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, रुचि, क्योंकि रुचि क्या है, सब बच्चों की अलग अलग होती है, ठीक है, अपनी रुचि के अनुसार ही हर बच्चा कार्य करता है। ठीक है, अवधान मतलब ध्यान देना, कि कौन बच्चा कैसे ध्यान दे रहा है, किस तरीके से ध्यान दे रहा है, ठीक है, कब ध्यान दे रहा है, क्यों ध्यान दे रहा है, उस तरह का अध्ययन करना। स्मृति या विस्मृति, याद करना या भूल जाना, ऐसा क्यों होता है वो भी। और उसके बाद चिंतन करना, मनन करना, ठीक है, और ये अभिप्रेरणा मतलब दूसरों को प्रोत्साहन देना। ठीक है, इस प्रकार का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कराया जाता है। ठीक है, तारक का अर्थ नहीं पता, मैं बता नहीं पाऊंगा क्या है। उसके बाद है मापन एवं तार वितर्क करना सर किसी से, ये तारक नहीं होगा, तर्क होगा। तर्क ना सर, तर्क वितर्क करते हैं जो, वही वाला वर्ड फिर वही है, वही चिंतन तर्क, वही एक ही बात हो जाएगा फिर। ठीक है ना, तो यही है। ठीक है, समझ गया ना। हाँ ठीक है, मापन एवं मूल्यांकन। ठीक है, मापन और मूल्यांकन कोई बताओ, अगर किसी को पता हो तो क्या होता है। सर जैसे आपने अभी कहा कि IQ लेवल देखना, मार्किंग एंड ग्रेडिंग सिस्टम। हाँ चलो, हाँ, और ये तो तुमने वर्ड का वो इंग्लिश में बता दिया। मूल्यांकन मतलब है किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। सर मापन करना किसी का निष्कर्ष निकालना मतलब। हाँ, और सर मापन करना पहले कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, वो कितना ग्रहण कर सकता है, फिर मूल्यांकन करना कि वो इस स्थिति तक पहुंच सकता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, छोटा सा तरीका बता रहा हूँ उदाहरण के रूप में, कि जैसे हमारे स्कूल में क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं। ठीक है, पहले तो यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास वार्षिक एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट क्या काम करते हैं, आपको मापते हैं। ठीक है, आपने कितना कर लिया, कितना नहीं कर लिया, और फिर आपने जितना कर लिया उससे आगे आपको कितना सीखना है। ठीक है, आपने इतना नहीं करा तो क्यों नहीं करा, इस सब चीजों का अध्ययन करना। ठीक है, और फिर लास्ट में मूल्यांकन करना कि आपने, जैसे फाइनल एग्जाम हो गया, कि अब आप बच्चे ने कितना सीखा, आपके जो अधिगम के उद्देश्य थे वो कितने पूरे हुए। ठीक है, इस प्रकार का अध्ययन करना। कहने का मतलब एक तो कंटिन्यूअसली उसका क्या देखते रहना कि कितना ठीक हो रहा है, कितना ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, अपने ऊपर भी ध्यान देना कि हाँ भैया हम कितना सिखा पा रहे हैं, कितना नहीं सिखा पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं तो क्यों सिखा पा रहे, क्यों नहीं सिखा पा रहे तो क्यों नहीं सिखा पा रहे। ठीक है, इन सब का अध्ययन करना कहाँ आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके बाद आप मापन कैसे करोगे, मुख्य बात तो यह है कि आप मापन कैसे करोगे, मूल्यांकन कैसे करोगे। ठीक है, मार्क्स देना एक तो नहीं होता, आप सप्ताह ऐसे, हाँ बहुत बढ़िया शाबाश, वो भी मूल्यांकन हो गया, उससे भी वो खुश हो जाएगा बच्चा, हाँ भैया मेरे को आज मूल्यांकन हो गया, मेरे को आज शाबाशी मिली है। होता है ना, बच्चे की कॉपी में गुड लिख दिया, वेरी गुड लिख दो, अरे वो वैसे ही खुश हो जाएगा, अरे वाह मेरा तो बहुत अच्छा काम गया है। ठीक है, तो ये क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भी आता है। ये तरीके होते हैं कि बच्चों को कैसे आप अपने साथ जोड़ के रख सकते हो। ठीक है, तो ये मापन एवं मूल्यांकन
हाँ, और आप जो क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है, उन क्वेश्चनों में भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये उस बच्चे के स्तर का है या नहीं है, ठीक है, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान ही हमें बताता है, ठीक है। निर्देशन एवं परामर्श में शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका है, ठीक है। निर्देशन सुझाव देना। हाँ, तो आप सुझाव भी कैसा दोगे कि उसके स्तर का ही दोगे, ऐसा नहीं है कि आप उससे ऊपर के बढ़ के ऐसा सुझाव दे रहे। अब बच्चा कॉपी किताब नहीं ला रहा, ठीक है, आप उससे बच्चे से पूछा कि भैया क्यों नहीं ला रहा, तो उसने कहा जी पैसे नहीं है, तो पैसे अब भैया जाओ बट्टे पे कमा पैसे ला, तो ये कोई उसका सटीक उत्तर थोड़ा ही हुआ, ठीक है। तो उसमें भी आपको मनोविज्ञान का प्रयोग करना है, आपको कहना है कि आप अपने घर पे जाओ, अपने माता पिता से ये ऐसे ऐसे कहो, ऐसा ऐसा व्यवहार करो, तो आपके पिता क्या है, आपकी जो इच्छा है, जो किताब लानी है, वो पूरा कर देंगे, ठीक है। तो वो एक उसका भी तरीका होता है, उसमें भी मनोविज्ञान लगाया जाता है, उसके व्यवहार का अध्ययन करके बताया जाता है कि हाँ, इसको कैसा निर्देश देना चाहिए और इसको कैसा परामर्श देना चाहिए, ठीक है। यस सर। उसके बाद शोध के क्षेत्र में विधियां, ठीक है। अब जो शोध होते हैं, बहुत सारे रिसर्च होते हैं, ठीक है ना, तो रिसर्च में आप किन किन विधियों का प्रयोग करोगे, उसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च से पहले से वो बना लेते हैं, उसका नाम याद नहीं आ रहा, जब मैं रिसर्च का सिनॉप्सिस कहते हैं उसे, सिनॉप्सिस। तो उसमें हम क्या करते हैं, रिसर्च से पहले उन बिंदुओं को रख लेते हैं कि हम आगे रिसर्च में क्या काम करेंगे, ठीक है, किन किन विधियों का, हाँ, एक रूपरेखा सी बनाते हैं हम। उसमें हम समझते हैं कि इसमें हम जो रिसर्च करने वाले हैं वो मूल रूप से होगा क्या, उसका हम पहले से ही एक छोटा रूप बना लेते हैं, उसे सिनॉप्सिस कहते हैं। और वो जमा होता है बाकायदा, जब आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा ना, आपसे पूछा जाएगा कि आप किस पे रिसर्च करना चाहते हो, तो आप बताओ ही मैं ऐसे रिसर्च करना चाहता हूँ, तो वो सब उसमें लिखित होता है कि मैं ऐसे रिसर्च करना चाहता हूँ, इस पे ये रिसर्च हो चुके हैं, इतना इतना काम हो चुका है और मैं ये चीज नया करने वाला हूँ इसमें। तो ऐसे एक रूपरेखा बना के सिनॉप्सिस दी जाती है, तो उसमें बहुत सारी विधियों का प्रयोग बताया जाता है कि हम इन तरीकों से हम अपने रिसर्च को पूरा करेंगे। तो उसमें क्या, उन विधियों का प्रयोग करने में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी सर। मनोविज्ञान के क्षेत्र कहलाएंगे ये, इन क्षेत्रों में मनोविज्ञान काम करता है, शिक्षा का मनोविज्ञान, ठीक है। अब क्या क्या काम करता है एक बार वो देख लेते हैं। शिक्षा आयोजकों के लिए उपयोगिता, शिक्षा आयोजकों के लिए उपयोगिता मतलब जो शिक्षा का आयोजन कर रहे हैं, जो शिक्षक है, ठीक है ना, उनके लिए महत्वपूर्ण है मनोविज्ञान। वो तो मैंने पहले ही बता दिया क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे कैसे कर सकते हो। उसके बाद शिक्षा से जुड़े प्रबंधकों एवं प्रशासकों के लिए उपयोगिता, ठीक है, कि जो प्रबंधन में समस्या आ रही है उसके समाधान आपको मनोविज्ञान से मिलेगा। जो प्रशासक है उसे किस प्रकार से अपने जो व्यवस्था है उसको नियंत्रण में रखना, उसके लिए वो मनोविज्ञान का प्रयोग करेगा, ठीक है, उसमें वो कार्य करता है। उसके बाद अभिभावकों के लिए मनोविज्ञान प्रयोग किया जाता है कि अब अभिभावक आपकी बात सुने, आपके पास आए, आपके पास बैठे, आपके बच्चे की कॉपी चेक करे, वो देखे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है। तो उसमें अलग प्रकार के मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है, वह भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। प्रधानाचार्य के लिए उपयोगिता, ठीक है, प्रधानाचार्य से आपको काम निकलवाना है या प्रधानाचार्य अपने स्वयं से किसी स्टाफ से किसी प्रकार का काम करवाना चाहता है या अपने किसी व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहता है, किसी समस्या का समाधान करना चाहता है, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करता है, ठीक है, वहां पर भी शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करती है। शिक्षा को संप्रत्य को समझने में सहायक, ठीक है, शिक्षा क्या कहना चाह रही है, उस प्रकार शिक्षा क्या बताना चाह रही है, जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसको समझने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होती है, ठीक है। संप्रत्य का मतलब समझते हैं ना? नो सर। कॉन्सेप्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कॉन्सेप्ट। जी सर। हाँ, कंसेप्ट समझ में आता है, संप्रत्य हिंदी मतलब नहीं आता। चलो ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति की संभावना एवं लक्ष्य सीमा निर्धारित करने में सहायक, ठीक है। आप जो पढ़ा रहे हो, ठीक है, उसमें क्या क्या लक्ष्य निहित है, आप छात्र को क्या क्या सिखाना चाहते हो, ठीक है, और वह कहाँ तक उस बात को आप रख पाओगे, उसमें जो सहायक होता है कि आप किस तरीके से अपनी बात को रखोगे, उसमें भी आप मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लक्ष्य को बनाने में और लक्ष्यों तक पहुंचने में भी हम शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं। उसके बाद शिक्षा के पाठ्यचर्या के निर्माण
एवं चयन में सहायक। ठीक है, पाठ्यचर्या मैंने बता ही दिया था कि पाठ्यचर्या क्या होती है। ठीक है, तो उसके जो निर्माण होता है उसमें भी हम मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं कि अगर ये बीए का बच्चा है तो हमें किस तरीके से इसके लिए पाठ्यचर्या बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसमें किन किन सब्जेक्टों को रखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी क्या काम करता है, शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करता है। उसके बाद शिक्षण विधियों के निर्माण एवं चयन में कि आप जब क्लास में पढ़ा रहे हो तो आप किस मेथड से पढ़ा रहे हो। ठीक है, आज कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी पढ़ाने में। ठीक है, बड़े बच्चों को तो आप व्याख्या देते चले जाओ, ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए कभी कभी आपको डांस भी करके दिखाना पड़ता है, वो अलग विधि हो गई। कभी कभी आपको कहानी सुनानी पड़ रही है, वो अलग विधि हो गई। कभी कभी उन्हें ग्राउंड में घुमाने ले गए तो वो अलग विधि हो गई। तो आपको किन विधियों का चयन करना है ये भी आपको शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। ठीक है, उसके बाद अनुशासन एवं स्वतंत्रता के वास्तविक स्वरूप को समझने और उनकी प्राप्ति में सहायक। ठीक है, अनुशासन को स्थिर रखने के लिए, ठीक है, और स्वतंत्रता के अर्थ को समझने के लिए भी आप शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान भी समझ गए, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य भी समझ गए। ओके जी सर। उसके बाद है शिक्षकों को अपने आप समझने में सहायक, अपने आप को समझने में सहायक। ठीक है, अब मैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने क्या काम करा, 3-4 दिन बाद टेस्ट लिया। ठीक है, टेस्ट में मेरे को लगा कि बच्चों ने कम मेहनत की है। ठीक है, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि बच्चे क्यों मेहनत कम कर रहे हैं, पहले मैं अपने आप को देखूंगा कि क्या मैंने जो पढ़ाया वो ठीक पढ़ाया, कितना मैं जो बात पढ़ा रहा था वो कितना बच्चों को समझ में आया। ठीक है, तो शिक्षकों को अपने आप समझने में भी शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करती सर है। लेकिन शिक्षक अपने आप को तो तब देखेगा जब टेस्ट में सभी बच्चों के नंबर कम आए। नहीं, अगर वो 1-2 बच्चों के कम आएंगे तो वो मतलब बच्चे अपने लोग को हिसाब क्या से वो अपने हिसाब से मैनेज करेगा ना उन चीजों को। मतलब ज्यादा कम आ गया तो फिर वो अपने को भी देखेगा, या फिर ज्यादा अच्छी भी आ जाती है तो भी छात्रों को देखना पड़ता है कि ऐसा छात्रों ने कर कैसे लिया। सर ठीक है, ऐसे कह उसको सकते हैं ना सर, जब क्लास में समझाते हैं और फिर किसी से पूछते हैं और वो बच्चा जवाब ना दे पाए तो सर को लगेगा कि मैं इसको सही से नहीं समझा पाया, तो दूसरे तरीके से इसको समझाता हूँ। हाँ, वहां पर भी शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करेगी, बहुत बढ़िया। उसके बाद शिक्षार्थियों को समझने में सहायक, जैसे हम अपने को समझ रहे थे वैसे शिक्षार्थियों को भी समझने में सहायक। ठीक है, इसके विषय में तो हमने बहुत बात कर ली, शिक्षार्थी को समझने में। उसके बाद विद्यालय संगठन में सहायक, विद्यालय संगठित रहे, उसके लिए आपको किस किस का व्यवहार, किस किस तरह का व्यवहार करना है, कौन कौन से नियम लागू करने हैं। ठीक है, उसमें आप शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं। मापन मूल्यांकन में सहायक हमने पढ़ लिया। विद्यार्थियों के शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में सहायक निर्देशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, शैक्षिक शोध के लिए प्रोत्साहन ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो कुल मिला के हमने शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य हमने पढ़ लिए। ठीक है जी सर। तो ओके सर आज ठीक, इतना ही रहने देते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं। जी सर। सर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है।